अब राष्ट्र के स्वरूप में जिस तरह राष्ट्र का स्वरूप चल रहा है पहले पार्ट में इसके हमने भूमि के बारे में बात की। भूमि के बाद जन की बात की और जन के बाद इसका तीसरा अंग यानी राष्ट्र का तीसरा अंग है संस्कृति। वासुदेव शरण अग्रवाल ने राष्ट्र के स्वरूप में राष्ट्र के 3 अंग बताए हैं। 3 चीज़ों से मिलकर राष्ट्र बनता है। पहला भूमि, दूसरा जन और तीसरा जन की संस्कृति। तो हमने बात कर ली है भूमि के बारे में, जन के बारे में और तीसरा जो इसका अंग है संस्कृति, इसके बारे में अब चर्चा। देखें संस्कृति क्या होती है, पहले तो ये समझ लें कि संस्कृति है क्या। संस्कृति इसके लिए उर्दू में मजहब नहीं तहजीब और अंग्रेजी में कल्चर नाम से इसे जाना जाता है। लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या है, इसे समझें हम कैसे, तो इस प्रकार समझ सकते हैं कि जब कोई समुदाय जिस प्रकार वो रहता है, उसका रहने उठने का ढंग, उसका उसके घरों की बनावट का ढंग, उसके खाने पीने उठने बैठने, शादी ब्याह के जो रीति रिवाज हैं, इन सब का जो समग्र रूप है उसे संस्कृति कहा जाता है। यानी अलग कल्चर अलग हो सकती है, बहुत से लोगों की दक्षिण की अलग कल्चर है, उत्तर भारत की अलग कल्चर है, संस्कृति अलग है, उनकी संस्कृति अलग है। रहने खाने उठने पहनने ओढ़ने, शादी ब्याह, जन्म पे मृत्यु पे जो रीति रिवाज हैं, इन सब के समग्र रूप को ही संस्कृति कहा जाता है। तो देखें संस्कृत में वासुदेव शरण अग्रवाल क्या बताते हैं। राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्यों ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास प्रवास है। यानी जिस संस्कृति एक दिन में नहीं बनती, सभ्यता एक दिन में नहीं बनती, ये वर्षों से जो मनुष्य करता चला आ रहा है, जो रीति रिवाज है वही उसकी संस्कृति कहलाते हैं, जो श्वास प्रवास है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है। यानी बिना संस्कृति के इंसान की कल्पना बेकार है। यानी वो अगर संस्कृति नहीं है तो वो बिल्कुल जानवरों जैसा होगा। बिना संस्कृति के उसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। इंसानों का मस्तिष्क क्या है? संस्कृति। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। जब तक संस्कृति की वृद्धि नहीं होगी, उसका उत्थान नहीं होगा, सांस्कृतिक उत्थान नहीं होगा, तो राष्ट्र का भी उत्थान असंभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाए, विरहित का मतलब अलग कर दिए जाए, तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। तो राष्ट्र की समाप्ति समझना चाहिए। यानी जन है, भूमि है और संस्कृति नहीं है तो वो राष्ट्र नहीं होगा, उसे राष्ट्र नहीं समझना चाहिए। जीवन के विटप का पुष्प संस्कृति है। ये कई बार ये सूक्ति भी आ चुकी है, बोर्ड एग्जाम में पहले आ चुकी है। जीवन के विटप का पुष्प संस्कृति है। जीवन अगर विटप का मतलब बहुत बड़ा पेड़, वृक्ष है बहुत बड़ा जीवन। अगर मानव का जीवन बहुत बड़ा वृक्ष है तो उसका फूल जो है वो है संस्कृति। इस प्रकार इन्होंने समझाने का प्रयत्न किया है। अगर मानव जीवन एक पेड़ है, यानी जो अनंत काल से चला आ रहा है, बहुत बड़ा पेड़ है, तो संस्कृति उसका फूल यानी जीवन का सौंदर्य है, सुगंध है संस्कृति। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित होता है। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ का मतलब उसकी खुशबू, उसके सौंदर्य में ही इंसानी जीवन का यश अंतर्निहित होता है। उसकी शोहरत, उसकी कीर्ति उसमें जुड़ी होती है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। अगली डिफाइन कर रहे हैं दूसरी चीज, ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा है संस्कृति। यानी ज्ञान और कर्म इन दोनों को मिला के जो उसका जुज है, जो उसका मूल बिंदु है, वो है संस्कृति। भूमि पर बसने वाले जन ने ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा और कर्म के क्षेत्र में जो रचा, दोनों के रूप में हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। जो उसने सोचा और जो रचा वही है संस्कृति। जीवन के विकास की युक्ति ही संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। जीवन का विकास किस प्रकार हो, उसकी जो युक्ति है, जो तरीका है, वही है संस्कृति। प्रत्येक जाति अपनी अपनी विशेषताओं के साथ इस युक्ति को निश्चित करती है और उससे प्रेरित संस्कृति का विकास करती है। इस दृष्टि से प्रत्येक जन की अपनी अपनी भावना के अनुसार पृथक पृथक संस्कृतियां राष्ट्र में विकसित होती हैं, परंतु उन सब का मूल आधार पारस्परिक सहिष्णुता और समन्वय पर निर्भर है। यानी विभिन्न लोगों की अलग अलग संस्कृतियां हो सकती हैं, लेकिन उनका जो मूल आधार है वो है सहिष्णुता, यानी एक दूसरे को बर्दाश्त करना और उन साथ मिलकर चलना। यही भावना उसमें मूल रहती है।
जब साथ मिलकर चलेंगे, तभी जो जब समन्वय है संस्कृतियों का, इसी से राष्ट्र का विकास हो सकता है, होता है। जंगल में जिस प्रकार अनेक लता वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन से अविरोधी स्थिति को प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। जिस प्रकार जंगल में बहुत सी लताएं हैं, वृक्ष हैं, और वो अपनी अदम्य भाव से यानी अपनी पूरी ताकत के साथ आगे ऊपर बढ़ते हैं विकसित होते हैं, उसी प्रकार विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां, सभ्यताएं एक देश में विकसित होती हैं, जो आपस में बिना टकराए हुए अपना विकास करती हैं, उससे प्रेरित संस्कृति का विकास करती हैं। इस दृष्टि से जन अपनी अपनी भावना के अनुसार पृथक पृथक संस्कृतियां राष्ट्र के विकसित होती हैं, परंतु उन सबका मूल आधार पारस्परिक सहिष्णुता और समन्वय पर निर्भर है। जंगल में जिस प्रकार अनेक लता वृक्ष और वनस्पतियां अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन से अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। जिस प्रकार विभिन्न प्रकार के जंगल में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां और पेड़ पौधे आपस में बिना लड़े हुए बढ़ते हैं, उसी प्रकार एक देश में रहते हुए विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां भी समन्वय के साथ आगे बढ़ती हैं। जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हों, उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति के समन्वय प्राप्त करती हैं। समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है। जिस प्रकार विभिन्न नदियां जाके समंदर में मिलती हैं, एक रूपता को प्राप्त होती हैं, उसी प्रकार विभिन्न संस्कृतियां मिलकर राष्ट्र के विकास में एक साथ आगे बढ़ती हैं। और इन्होंने बहुत ही अच्छी एक बात कही है, समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है। ये बहुत आज के लिए बड़ी प्रासंगिक है कि जो समन्वय युक्त जीवन है वही राष्ट्र के लिए बहुत सुखदायी है। अलग अलग लड़ के नहीं, बल्कि एक साथ मिलकर आगे बढ़ने का जो तरीका है वही सुखदायी, सबसे सुखदायी है किसी राष्ट्र के लिए। साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता है। यद्यपि ब्रह्म बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृत के बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है। बाहर से संस्कृतियां अलग अलग लगती हैं, लेकिन जो उनका मूल तत्व है वो अंदर से एक ही जैसा है, जो सब सारी संस्कृतियों में पाया जाता है। मानवीयता, अच्छी चीजें, वो सारी संस्कृतियों का मूल जो है वो सब में पाया जाता है। जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है। जो सहृदय है, जिसके पास दिल है, वो अच्छा सोचता है, ईमानदार है, वो सभी चीज़ों को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। फिर वही बात को उन्होंने दोहराया है कि जो समन्वय है, जो एक दूसरे की संस्कृतियों से प्रेम है, वही प्रेम राष्ट्र को आगे ले जा सकता है, आगे ले जाता है, और वही एक राष्ट्र के लिए बहुत आवश्यक अंग है, जो कि आज की स्थितियों में बहुत ही प्रासंगिक है। गांव के जंगलों में स्वच्छंद जन्म लेने वाले लोकगीतों में, तारों के नीचे विकसित लोक कथाओं में संस्कृत के अमित भंडार भरा हुआ है, जहां से आनंद की भरपूर मात्रा प्राप्त हो सकती है। राष्ट्रीय संस्कृति के परिचय काल में उन सब का स्वागत करने की आवश्यकता है। बहुत सी संस्कृतियां, गांव की संस्कृतियां, लोक नृत्य, लोक साहित्य, लोकगीत इनमें भरी पड़ी हुई हैं। उन सबको आगे लाकर एक साथ जोड़कर हम देश के विकास में आगे आ सकते हैं। सांस्कृतिक एकता के रूप में ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। पूर्वजों ने चरित्र और धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृत क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है, उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं। जो भी हमारे पूर्वजों ने विकास किया है, उस सारे विकास को हम गौरव के साथ, गर्व के साथ धारण करते हैं और उसके तेज को अपने भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं। यही राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है। यही प्रकार है जो हमें अपनी संस्कृति को हे दृष्टि से नहीं देखना है, बल्कि हमें अपनी संस्कृति पे, अपनी सांस्कृतिक एकता पे, जो एकता और जो हमारी संस्कृति है उस पर हमें गर्व करना चाहिए, और जो समन्वय का भाव है उस पर हमें गर्व करना चाहिए, और उसे जीना चाहिए, और आगे उससे हम दिशा हमें लेनी चाहिए। जहाँ अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है, जहाँ भूत वर्तमान को जकड़ नहीं रखना चाहता, वरन अपने वरदान से पुष्ट करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है,
जहाँ जो वर्तमान के लिए, जहाँ अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है, यानी जो अतीत माने जो गुजरा हुआ है वो वर्तमान के ऊपर भार रूप नहीं है, उसे हम ढो नहीं रहे हैं। और जहाँ भूत वर्तमान को जकड़ नहीं रखना चाहता, वरन अपने वरदान से पुष्ट करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है, अपने वरदान से उसे आगे बढ़ाना चाहता है, भूत एक गति देना चाहता है, उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। ऐसे राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं जहाँ इस प्रकार की भावनाएं, इस प्रकार के भाव हो, वही राष्ट्र आगे बढ़ सकता है। इस प्रकार के राष्ट्र का निर्माण हमें करना है जहाँ समन्वय हो, आपसी मिलन हो, भाईचारा हो, बंधुत्व हो, एकता हो। इस प्रकार के राष्ट्र की कल्पना की है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने। इस प्रकार ये पाठ, ये जो निबंध है राष्ट्र का स्वरूप, ये पूर्ण हुआ। अब इस पे हम बात कर चुके हैं, एक बार हम फिर रिवाइज किए देते हैं कि राष्ट्र का स्वरूप क्या है, राष्ट्र किन चीज़ों से मिलकर बनता है। पृथ्वी, जन और जन की संस्कृति, ये 3 पार्ट थे। इन तीनों पार्टों पे, इन तीनों भागों पे विस्तृत चर्चा हो गई है। इस प्रकार ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।